पाणिनय सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं सिद्धान्तकौमुद्यां तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रं पठामः। ते सूत्रं पश्यतु। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। अत्र पदद्वयम् अस्ति। एकं पदं तुल्यस्य प्रयत्नम्, अपरं पदं सवर्णम् इति। तर्हि तुल्यस्य प्रयत्नम् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तपदं, सवर्णम् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तपदं। तर्हि द्विपदात्मकं सूत्रम्। এই सूत्रे दुईटी पद, इस सूत्र में दो पद हैं, एक तुल्यस्य प्रयत्नम और एक सवर्णम। तुल्यस्य प्रयत्नम जो पद है ये है प्रथमा विभक्ति एकवचन और सवर्णम भी प्रथमा विभक्ति एकवचन। ये सूत्र थोड़ा काफी बड़ा है तो इसीलिए समय भी ज्यादा ले सकता है, लेकिन समझाने की प्रयास करता हूं। आप किताब देखिए तो वृत्ति में क्या लिखा है? तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यस्य वृत्ति किमस्ति? तुल्यं नाम समानं, तुल्यं आस्यं प्रयत्नः। तर्हि तुल्यस्य प्रयत्नम्, आस्यं नाम मुखम् इति, आस्ये भव आस्यम् इति। तर्हि ययोः वर्णयोः नाम उच्चारणस्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नः। तर्हि वदति तुल्यं स्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च इति एतद्वयं। स्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च, स्थानमिति एकम् उच्चारणस्थानम्, अनन्तरं प्रयत्नः, स्थानं प्रयत्नः च इति एतद्वयं। ये दोनों यस्य वर्णस्य येन तुल्यं भवति, नाम येन सह समानं भवति, तत् मिथः। मिथः नाम जोड़ी। जैसे पति पत्नी जोड़ी होते हैं, तो यहाँ भी जो दोनों वर्ण हैं, अगर एक वर्ण का उच्चारण स्थान दूसरे कोई वर्ण के साथ मिला हुआ है, समान है, तो उन दोनों को हम सवर्ण संज्ञा कर सकते हैं। तर्हि सवर्ण संज्ञा कथं भवति? कस्य सवर्ण संज्ञा भवति? नाम स्थानम् आभ्यन्तर प्रयत्नः एतद्वयं। जेउ वर्ण दुईटीर बा जेउ वर्णर अन्य वर्ण सहित स्थान एवं प्रयत्न मिशिब ताकु सवर्ण संज्ञा भजे। तर्हि स्थानं नाम किं? स्थानानि सन्ति, तत्र कारिका एका अस्ति। अष्टौ स्थानानि वर्णानां उरः कण्ठस्थिरस्तथा जिह्वामूलश्च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च इति। तर्हि तत्र स्थानम् इति पश्यतु। अत्र एते विभागाः सन्ति। वृत्तिं पश्यन्तु, पुस्तके वृत्ति अस्ति, पश्यतु। लिखति अकूह विसर्जनीयानां कण्ठः। तर्हि तत्र अकूह, अ नाम अकारस्य 18 भेद। यहाँ अ मतलब अ का जो 18 भेद हम पढ़े, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक अनुनासिक, इससे पहले जो कक्षा हुई थी उसी में हम पढ़े थे। तो अकूह विसर्जनीयानां कंठ, अ कु, कु मतलब क ख ग घ ङ, क वर्ग, कादि पंच, पंच कादय नाम क ख ग घ, कादि पंचकः। तर्हि अकूह, ह नाम ह वर्ण, विसर्जनीयः विसर्गयुक्तः वर्णः कंठस्थानीयः वर्णः। यथा बालकः, तर्हि कः इत्यत्र विसर्ग अस्ति। तर्हि कः विसर्गस्य उच्चारणस्थानं किं? कंठ। तर्हि अकूह, समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? तालु। इचु यसानां तालु ई, ई का भी वही 18 भेद, अ ई उ रु इत्येतसां 18 भेद लिखा है। तो ई का 18 भेद। और चु, चु मतलब जैसे कु मतलब क ख ग घ ङ, चु मतलब च छ ज झ ञ। तर्हि इचु यसानां, य नाम य वर्ण, श तालव्य स। तालव्य स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका स्थान तालु है, तो तालु से निष्पन्न होता है, उसको तालव्य स कहा जाता है। तो इचो यसाना उच्चारण स्थानम किम? तालु। इच चूच यच शच इचु यसाः तेषां इचु यसानां, ऐसे सभी का द्वंद्व समास, उसके बाद षष्ठी बहुवचन। ऋतु रसानां मूर्धा, रु, रु वही 18 भेद है ऋकार का। टू, टू मतलब ट ठ ड ठ ञ ण
ट वर्ग और र मूर्धन्य श, इन चारों का मूर्धा उच्चारण स्थान। दंताः, दंत, यहाँ दंताः बहुवचन, एक दांत नहीं है। लोगों के मुख में एक दांत होता है क्या? सभी का 32 दांत होता है, कुछ बच्चों का 22-25 ऐसे, तो दांत बहुवचन में है, एक दंत से उच्चारण नहीं होता है। तो दंताः इसलिए बहुवचन का प्रयोग है, दंतः दंतो दंताः। तर्हि दंताः केषां? ऋतुलसानां दन्ता, लृ अनन्तरं तु त वर्ग, त थ द थ न अनन्तरं ल वर्ण, दन्त्यस एतेषां स्थानं भवति दन्तः। अनन्तरं ओष्ठौ, ऊपू पद्मान्यानाम् ओष्ठौ, ऊ का 18 है। अनन्तरं लिखति पू नाम प फ ब भ म। उपध्मानीय, उपध्मानीय किसको कहेंगे? अगर प और फ के पहले अर्ध विसर्ग है ऐसे, तो इसको उपध्मानीय कहते हैं। तो उपध्मानीय का और ऊ का, उपध्मानीय का और प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठौ। ओष्ठौ द्विवचन क्यों? एठी द्विवचन काहेकि कहायछि? काहेकि ना हमरा केतोटी ओठ? दुईटी ओठ, तल एवं ऊपर दुईटी ओठ, नीचे और ऊपर, तो ओष्ठः ओष्ठौ ऐसे कहा जाता है। और नासिका लिखति य म ग ण न नाम नासिका च, त्रिय म ग ण न, ये 5। देखो क च ट त पढ़ने थी, ये 5 वर्ण है, फिर भी इनका नासिका उच्चारण स्थान है, ये अनुनासिक वर्ण है। इसीलिए यम गणना नाम नासिका च, यहाँ च क्यों कहा गया? च कहेंगे को है जी, कहेंगे ना ए जो 5टी वर्ण यम गणना एमाने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ए स्थान रे अछंती, पुणी नासिका रे मध्य अछंती। तो उभयोः स्थानयोः विवक्षायां चकार ग्रहणम, दोनों स्थान पर है, इसीलिए नासिका भी है और जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये भी है। नेक्स्ट क्या है? कंठ तालु, एदैतोः कंठ तालु, एत और ऐत, एत प्लस ऐत एदैत, एदैतोः, एका और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। अभी कंठ तालु कैसे हुआ? देखो ए कैसे निर्माण होता है, ए का निर्माण कैसे होता है, ए कैसे बनता कैसा है कि ए अ और ई को मिलाकर ए होता है। तो ये आपको मालूम हुआ, अगर नर प्लस इंद्र नरेंद्र, तो नर में अ है और इंद्र में ई है, अ ई मिलकर क्या हुआ? ए। तो एठी अ ई और उच्चारण स्थान कंठ, ईर तालु, इचु ऐसा नाम तालु, तो कंठ और तालु मिलकर क्या हो जाएगा? कंठ तालु। तो ए ऐ कंठ तालु, ओ दो कंठस्थ, उसी प्रकार अ और उ मिलकर क्या होता है? ओ दो ओत और औत, ओत मतलब ओ, औत मतलब औ। यहाँ त का ग्रहण किया गया है तपरस तत्कालस्य से। नेक्स्ट आएगा सूत्र तपरस तत्कालस्य से, बताऊंगा कि अ का उच्चारण कंठ है, ओ का ओष्ठ है, तो ओ जो हो जाएगा अ उ, ये अ कंठ, उ ओष्ठ, दोनों मिलाकर क्या हुआ? ओ। तो इसका स्थान क्या होगा? कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। नेक्स्ट है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ किसका है? वकारस्य, व, ये व है, ये ब नहीं। ब का जब ब बोलते हैं ओठ दोनों लग जाते हैं, ब तो ओष्ठ है, लेकिन व जब बोलते हैं व तो पूरा ओठ नहीं लगते हैं, तो क्या होता है? वहां दंत और ओष्ठ मिलकर उच्चारण होते हैं, तो दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, एक ही वर्ण है दंतोष्ठ वाला। नेक्स्ट है जिह्वामूलम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम। अभी जिह्वामूलीय किसको कहते हैं? जैसे प और फ के पहले प फ पूर्वरु यदि अर्ध विसर्ग अछि ताकू उपध्मानीय कहिबा, किंतु क ख पूर्वरु, क ख से पहले अगर अर्ध विसर्ग है ऐसा, तो इसको क्या कहा जाएगा? जिह्वामूल्य। और जिह्वामूल्य का उच्चारण स्थान क्या है? जिह्वामूलम। आगे लिखता है नासिका अनुस्वारस्य। अभी बच्चा कौन? छोटा सा बिंदी अनुस्वार, इसका बहुत महत्व है संस्कृत में। अनुस्वार का उच्चारण स्थान
स्थान क्या है? नासिका, नाक। संस्कृतम, जब सं का उच्चारण करते हैं तो नासिका का ग्रहण होता है अनुस्वार। अभी ये तो स्थान हुआ, लेकिन सवर्ण संज्ञा केवल स्थान से नहीं होता है। स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्ण संज्ञा। जिस वर्ण का दूसरे वर्ण के स्थान और प्रयत्न समान होता है तो दोनों वर्ण को तन्मिथः, वही दोनों को सवर्ण संज्ञा हो जाती है। तो देखो यहाँ अ जैसे है, अ का उच्चारण स्थान कंठ, अकु, क का भी कंठ। अभी दोनों का स्थान समान है तो ये दोनों सवर्ण संज्ञा हो सकते हैं। लेकिन सवर्ण संज्ञा के लिए केवलम स्थानं न आवश्यकम, स्थानेन सह प्रयत्नः आवश्यकः। तर्हि किं नाम प्रयत्नः? प्रयत्नं, प्रयत्नः नाम चेष्टा। तर्हि प्रयत्नः कतिधा विभज्यते? प्रयत्नः द्विधा, आभ्यंतर प्रयत्नः, बाह्य प्रयत्न। जैसे हम विज्ञान में पढ़ते हैं आभ्यंतरीण अंग और बाह्य अंग, जैसे हाथ, पैर, आंख, नाक, ये बाहर के अंग है, बाह्य अंग। लेकिन किडनी, भ्रूण, फुसफुस, हृदपिंड जो भी है, हार्ट है, मस्तिष्क है, ये सब क्या है? आभ्यंतर है। तो इसी प्रकार जो अंदर की चेष्टा है आभ्यंतर, उसको कहा जाता है, और बाह्य की चेष्टा बाह्य प्रयत्न है। तो इस प्रकार प्रयत्न द्विधा, प्रयत्न द्वि प्रकार। कौन कौन? आभ्यंतर, बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न 4 प्रकार दिखाओ जी, समझता हूं। स्पृष्ट, ईषत्पृष्ट, विवृत, संवृत। तो स्पृष्ट प्रयत्न कहा, किसका स्पृष्ट प्रयत्न है? स्पर्शानाम, स्पर्श वर्ण का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। अभी स्पर्श कौन है? कादयो मावसानाः स्पर्शाः, क से लेकर म तक, कु चुटु तुपु जो 5 वर्ग है, 25 वर्ण, क ख ग घ ङ च छ ज छ ये से क ठारू म पर्यंत, आदि में क, अंत में म। कादयो मावसानाः कीदृशः स्पर्श, ये जो 25 वर्ण, इनका आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट। तो क से लेकर म तक कुल मिला के कितना? 25 स्पृष्ट प्रयत्न। ईषत्पृष्ट किसका? अंतस्थानाम। तो अंतस्थ कौन है? अंतस्थ का ईषत्पृष्ट। यणो अंतस्थाः, यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं, हयवरट का य से लेकर लण का ण तक, तो य व र ल अंतस्थ वर्ण ईषत्पृष्ट संज्ञक है, आभ्यंतर प्रयत्न। और विवृत किसका है? विवृतम उष्माणाम स्वराणाम च, उष्म और स्वर। तो देखो यहाँ यण हो गया ईषत्पृष्ट, और विवृत क्या है? उष्म। उष्म कौन है? जो बोलते समय गर्म हवा निकलता है मुंह से, श, श, स, ह, शलो उष्माणः। सल प्रत्याहार में जो बनाते हैं उसको उष्म कहा जाता है। तो श, 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 ह 4, और स्वर 9 स्वर। तो उष्म और स्वर का क्या है? विवृत। अभी बचा एक संवृत। अभी संवृत किसके लिए है? केवल ह्रस्व आकार के लिए। अभी ह्रस्व आकार स्वर में भी है, लेकिन ह्रस्व आकार का प्रयोग दशायाम संवृतम, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एव। जिते बेले आमे ह्रस्व आकार को नेकी प्रक्रिया रे प्रयोग करिबा तो सेते बेले से कोन हे जिवो? विवृत। किंतु प्रयोग बड़े, प्रयोग माने लोक व्यवहार में जिते बेले आमे प्रयोग करू सेते बेले सेटा कोन? संवृत। जब हम प्रयोग करते हैं आकार की तो संवृत, लेकिन प्रक्रिया में ह्रस्व आकार की विवृत हो जाएगा। तो ह्रस्व आकार के लिए 2 भाग हैं, एक विवृत भी होगा, एक संवृत होगा। लेकिन विवृत कब होगा? जब प्रक्रिया में विवृत, और जब प्रयोग करेंगे तो प्रयोग दशा में ह्रस्व आकार संवृत हो जाएगा। इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न का विचार किया गया है। एवं स्थानानि प्रयत्नाः तुल्यस्य प्रयत्नेन ज्ञापिताः सन्ति। अग्रे वयं बाह्य प्रयत्न विषये पठामः। इति स्थानानि प्रयत्नाः ज्ञाताः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः।